हेलो एवरीबॉडी। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम क्वांटा सीरीज़ की 54th वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, जो चाहे आप एसएससी के लिए अपीयर हो रहे हों या फिर रेलवे की किसी परीक्षा में भाग ले रहे हों या फिर और किसी भी तरह की कोई और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम्स में आपको ये हेल्प करेंगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल ये कहता है, एक कक्षा में दो सेक्शंस हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शंस में उत्तीर्ण बच्चों की प्रतिशत क्रमशः 80 और 60% है। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अपने को करना ये है कि दो अलग अलग सेक्शन है, ए और बी मान लें अगर हम, और उनमें एक में 20 स्टूडेंट है, एक में 30 स्टूडेंट है। जहाँ 20 स्टूडेंट है वहाँ 80% लोग पास हुए हैं, जहाँ 30 स्टूडेंट है वहाँ 60% पास हुए हैं। आपको ओवरऑल में कितना परसेंट रहा रिजल्ट जो है वो बताना है। तो उसी तरह से चलते हैं जैसे आपको चलना चाहिए। अपन ले लेते हैं एक सेक्शन को ए, यहाँ 20 स्टूडेंट हैं, इसके 80% पास हुए हैं। तो 20 गुणित 80/100 अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दोनों ज़ीरो तो निकल लेंगे सीधे सीधे, 8 दूनी 16 बचेगा। अब अगर बी सेक्शन की बात करें तो यहाँ 30 बच्चे हैं, यहाँ 60% लोग पास हुए हैं। तो 30 का 60% अगर मैं निकालूंगा तो 30 गुणित 60/100 हो जाएगा, दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 18 आ जाएंगे। 18 और 16 को अगर मैं प्लस कर दूं तो प्लस करने पर मुझे मिल जाएगा 34 यानी कि 34, और बच्चे मिल जा रहे हैं 50। 30 और 20 को जोड़ूंगा तो ये हो जा रहा है 50। तो 50 में अगर 34 पास हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि 100 में 68 पास होंगे, और 100 में 68 पास होंगे मतलब 68% इसमें पास होंगे। तो आपके सवाल का आंसर यहीं पे मिल गया है। आप 68 में टिक कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें था भी नहीं। दूसरा सवाल साधारण ब्याज पर आधारित सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। देखें अगर आप तो नंबर भी आपको कोई बड़े नहीं मिले हैं। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। 2100 रुपये की राशि है, ये 2352 हो जाती है। मतलब 2 साल में इसको ब्याज कितना मिलता है, 100 कम कर दिया तो 252 रुपये इसको ब्याज मिलता है। ये मिलता है 2 साल में। 2 साल में इसको ब्याज मिलता है 252 रुपये। तो अगर मैं 252 को 2 से भाग दे दूं तो ये हो जाएगा 126 रुपये। मतलब 1 साल का ब्याज है 126 रुपये। अब ये 126 रुपये 2100 का कितना परसेंट है ये निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 2100 पर है। 2100 रुपये मूलधन था, इस पर 126 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 126 जो है वो 2100 का कितना परसेंट है ये निकालना पड़ेगा, तब हमें ये पता चलेगा कि ब्याज का रेट क्या था। हमको रेट निकालना था ना, तो ब्याज का रेट क्या था, किस रेट पे उसने इंटरेस्ट दिया था, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए 126 को हम 21 से भाग करेंगे, तो 21 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6% आपका आंसर आएगा। तो जब 6% आंसर आ रहा है इसके इंटरेस्ट का, तो आपको ये कहा गया है कि ये इंटरेस्ट इसको कम करना है। कितना कम करना है, 1% इसका इंटरेस्ट कम करना है। तो चलिए अगर इसका इंटरेस्ट मैं 1% कम कर दूं तो 6% से हट के ये 6 में से 1 कम होने पे 5% हो जाएगा। तो अब 2100 का 5%, और वो भी 2 साल के लिए, कितना होगा ये पता करना है। तो 2100 का अगर 5% लूँ तो 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10, 105 रुपये होगा, लेकिन ये 1 साल के लिए होगा। तो आपको तो 2 साल के लिए चाहिए। 2 साल के लिए ये कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 210 रुपये आ जाएगा। तो 2 साल के लिए 5% की रेट पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो 210 होगा। आपके ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही आपका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको।
एक और खूबसूरत सवाल देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर विक्रेता 10% का छूट प्रदान करता है। तो बताओ इस लेन देन में उसको क्या हो रहा है? 1% का लाभ हो रहा है, 1% की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है, या फिर कोई लाभ और कोई हानि कुछ नहीं हो रहा। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। सवाल कुछ ऐसा है, घड़ी का एक एमपी है, मार्क प्राइस है, मान लिया हमने वो 100 रुपये है। घड़ी का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो ये ऐसा करते हैं हम इसको, हम इसकी कॉस्ट प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं। इसकी कॉस्ट प्राइस अपन अगर 100 मान लें, कॉस्ट प्राइस इसकी 100 है, तो इसका जो एमपी होगा वो इससे 10% ज़्यादा होगा, यानी 110 होगा। अब इस पर वो 10% का छूट देगा, मतलब 11 रुपये इसमें कम करेगा वो। तो जब 11 रुपये कम करेगा तो ये 99 रुपीज़ का हो जाएगा। अब 99 रुपीज़ का हो गया, कहने का मतलब ये है कि जो 100 रुपये की चीज़ थी उसको वो 99 रुपीज़ में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ को जब वो 99 रुपीज़ में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको 1 रुपये का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो कहने का मतलब आपका आंसर जो होगा 1% लॉस की कैटेगरी में जा रहा है। तो आपको ऑप्शन बी में टिक लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं। कॉस्ट प्राइस इसकी 100 रुपये थी, दुकानदार ने उस पर 10% बढ़ा दिया, 110 कर दिया, 110 का उसके मार्क प्राइस का टैग लगा दिया। फिर उस मार्क प्राइस पे उसने 10% डिडक्शन दिया, यानी डिस्काउंट ऑफर किया। तो 110 का 10% आया 11 रुपये। 11 रुपये आपने उस पर कम कर दिया, बचेगा 99 रुपये। अब ये 99 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 99 रुपीज़ जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो इस सेलिंग प्राइस पे उसको बेच रहा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 99 रुपीज़ में बेच रहा है। कहने का मतलब उसको 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबने एक साथ काम शुरू किया, 8 दिन तक वो लोग काम करते रहे। बाद में 100 लोग और 10 लोग और आकर इस काम में लग गए। अब शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। आपके पास जो ऑप्शन है 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन का, 4 ऑप्शन आपके पास है। 40 लोग हैं और 18 दिन तक ये लोग काम करते हैं। तो अगर मैं करूं तो 40 गुणित 18, 18 चौक 72, 720 पे टोटल वर्क को मान लेता हूं। इतने काम है इसको करने हैं। सबने एक साथ काम शुरू किया है, 8 दिन तक काम किया उसने। 40 लोग हैं, 8 दिन तक काम कर रहे हैं, 8 चौक 32, 320 वर्क जो है वो हो गया। इतना वर्क डन है। अब बचा कितना हमारे पास? 720 में से 320 काम हो गया, तो 400 काम बच गया। अब ये 400 काम हमको करवाने हैं। 400 काम करवाने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं कि 10 लोग और आकर इस काम में लग जा रहे हैं। मतलब 40 तो ऑलरेडी थे ही हमारे पास, 10 और आ गए, मतलब अब 50 लोग हो गए। 50 लोग मिलकर के 400 काम को कर रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 दिन में ही ये काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन बी में जा करके आप टिक लगा दें। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार फिर देख लें, 40 लोग हैं, 18 दिन काम करते हैं तो काम पूरा होता है। इसका मतलब 40 लोग 18 दिन तक मिल करके 720 काम करेंगे। लेकिन काम जब शुरू हुआ तो 8 दिन तक वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो 40 और 8 मिल करके 320 काम को उन लोगों ने पूरा कर लिया। 320 काम पूरा करने के बाद बचा कितना? 400 काम बच गया। अब ये 400 काम करने के लिए 10 लोग और आ गए। तो 40 लोग ऑलरेडी हमारे पास थे, 10 और आ गए तो 50 लोग हो गए। अब 50 लोग जो है वो कितने दिन में करेंगे? तो 50 लोग जो है 400/50 यानी कि 8 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। 3 छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कितने टुकड़े काट सकता है? तो पहले तो आप क्या करें, इनका HCF ले लें, क्योंकि 10 सेंटीमीटर 10 मीटर का एक है, एक 15 का है और एक 20 का है। तो तीनों का अगर मैं HCF निकालूं तो ये 5 आएगा, क्योंकि 5 का ही कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, ये सब कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं। तो 5 ही एक कॉमन फैक्टर है, तो इनका HCF आ जाएगा 5। HCF 5 आ गया तो पहला जो टुकड़ा है वो 10 मीटर का है, उससे 5-5 मीटर के 2 कटेंगे।
दूसरा जो है वो 15 मीटर का है, उससे 5-5 के 3 कटेंगे, और तीसरा 20 का है तो 5-5 के 4 कटेंगे। अब ये तीनों को मैं ऐड करूँगा तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 जो है वो कम से कम 9 टुकड़े इसके काटे जा सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, न तो 45 सही है, न 15, न 30। आपका करेक्ट ऑप्शन है 9। दोस्तों आपने देखा होगा अभी तक हमने अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक पर फोकस किया है, और उसी तरह से आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले ये आखिरी सवाल में हम पहुंच चुके हैं। इसमें हमने रेशियो प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन ले लिया है। रेशियो का एक क्वेश्चन है, सुरेश को अंग्रेजी विषय में विज्ञान की तुलना में दुगने अंक मिले, अंग्रेजी विज्ञान और गणित में मिलाकर उसको 180 अंक मिले। अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों का अनुपात 2 और 3 का है, तो बताइए उसे विज्ञान में कितने नंबर मिले। तो 3 विषय है, एक है अंग्रेजी, एक है साइंस और एक है मैथ्स। अब कैसे कैसे नंबर मिले वो देख लेते हैं। सुरेश को अंग्रेजी विषय में विज्ञान की तुलना में दुगने मिले, मतलब अंग्रेजी में 2 मिला तो विज्ञान में 1 मिला। दूसरा कहता है कि अंग्रेजी विज्ञान और गणित मिलाकर 180 मिला। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे उस पर। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी और गणित में 2:3 का अनुपात रहा। अंग्रेजी में 2 मिला तो गणित में 3 मिला, तो ये तो 2 अनुपात यहाँ पे भी है, तो कुल मिला के अनुपात इसको मिल रहा है 2:1:3। अगर मैं जोड़ दूँ इनको तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। 6 अगर 180 के बराबर है तो 1 जो है वो 30 के बराबर होगा। आपको पूछा है उसने विज्ञान में कितने मिले थे, तो विज्ञान में 1 ही मिला है, तो इस तरह से उसको विज्ञान में 30 नंबर मिले हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर कंक्लूड हो जाता है। अगर इस पे इसको साइंस की बजाय इंग्लिश का पूछा होता तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो इंग्लिश का 60 हो जाता। मैथ्स का पूछा होता तो 3 पे मल्टीप्लाई करते तो ये 90 हो जाता। आप चाहें तो चेक कर लें, ये 90 और ये 60 + 30 90, टोटल मिला के उसको 180 मार्क्स वेरीफाई भी हो जा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप। बहुत आसान से सवाल थे, CHSL के लेवल पे बहुत ही आसान सवाल कह सकता हूँ मैं इसको। तो इसके साथ आज की इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आगे नए वीडियो में कुछ और सवालों के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक इंतज़ार करिए आगे आने वाले वीडियो का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।